देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हमारे पड़ोसी अच्छे हैं तो हमारी रोजमर्रा की कई छोटी बड़ी बातों की फिक्र यूं ही खत्म हो जाती है। यही फॉर्मूला देशों पर भी लागू होता है। अगर हमारे पड़ोसी देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उथल पुथल मची है तो हमें इससे यह कहकर पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता कि हमें क्या मतलब। भारत के नक्शे पर नजर डालें तो उसके आसपास के देशों में आपको कहीं युद्ध के बारूद बरसते, कहीं महंगाई से हलकान सड़कों पर प्रदर्शन करते लोग, वहीं कहीं पॉलिटिकल ड्रामे के हालात दिखेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग के 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी ये जंग जारी है। श्रीलंका के हालात से सभी वाकिफ है, जहां की अर्थव्यवस्था कंगाली की राह पर है। पाकिस्तान के सियासी नाटक और सत्ता के फेरबदल ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं अब नेपाल की जगमगाती अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगह उथल पुथल मची हुई है। आइए इन सब में सबसे पहले बात कर लेते हैं नेपाल देश की। आपको बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप के 2 छोरों पर स्थित 2 देश, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति लगभग एक जैसी हो सकती है। उत्तर में स्थित नेपाल इन दिनों आर्थिक अव्यवस्था से जूझने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। जिस तरह की समस्या से श्रीलंका इन दिनों दो चार हो रहा है, श्रीलंका की तरह नेपाल विदेशी मुद्रा भंडार के लिए पर्यटन और सीमित वस्तुओं के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है। देश को अपने आयात व्यय को पूरा करने की आवश्यकता है। पिछले साल राजनीतिक संकट के बाद से ही नेपाल में आर्थिक संकट तेज हो गए थे। जुलाई 2021 से नेपाल में राजनीतिक संकट के बाद केपी शर्मा ओली सरकार के जाते ही विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आनी शुरू हो गई। नेपाल को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा सोयाबीन तेल और ताड़ के तेल से प्राप्त होते थे। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2021 के मध्य में 11.75 अरब डॉलर से घटकर इस साल फरवरी में 9.75 अरब डॉलर हो गया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं श्रीलंका की। आपको बताते चले कि श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। देश में महंगाई दर हद से ज्यादा बढ़ गई है। देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। जनता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछ रही है कि आखिर हमारा देश कंगाल क्यों हो गया है। श्रीलंका में मौजूदा संकट की शुरुआत सन 2019 में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के तहत सरकार बनने के बाद शुरू हुई थी। श्रीलंका के खजाने में आमद की तुलना में अधिक बहिर्वाह देखा गया, क्योंकि उन्होंने चुनावी वादे के तहत कर कटौती की घोषणा की। अब हालात ये है कि दूध, दाल, रोटी और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए नागरिक आसमान छूती कीमतों का भुगतान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक 1 लीटर नारियल का तेल 350 रुपए में मिलता था। अब इसकी कीमत 900 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। आपको बता दें कि पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान की सत्ता से विदाई हो चुकी है और अब उनकी जगह शहबाज शरीफ सत्ता में आ गए हैं। इसके साथ ही 1 महीने से चल रहे इस सियासी ड्रामे का द एंड हो गया है। इमरान सरकार गिर गई। 342 सदस्यीय सदन में 174 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद आज पाकिस्तान को शहबाज शरीफ के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल गया। लेकिन बीते 1 महीने से पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। 8 मार्च को विपक्षी द्वारा इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने से लेकर नियाजी खान के रनआउट होकर पवेलियन जाने तक पाकिस्तान ने इसे दुनिया भर के लिए नाटक का मंच बना दिया था। जी हाँ, नेशनल असेंबली को भंग करके इमरान खान को लग रहा था कि उन्होंने छक्का मारकर मैच जीत लिया है, लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रन आउट करार दे दिया। पाकिस्तान का तो इतिहास कहता है कि ना तो कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया है और ना ही इज्जत से कुर्सी छोड़ पाया है। इमरान खान भी इसी परंपरा का हिस्सा बन गए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बताते चले कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 47वें दिन भी जंग जारी है। दिन गुजरने के साथ ही रूसी सेना आक्रामक होती जा रही है। दूसरी तरफ रूसी आक्रमण का जमकर मुकाबला कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी कदम पीछे हटाने को तैयार बिल्कुल नहीं है।
रूस के दक्षिणी सैन्य जिले के कमांडर जनरल एलेक्जेंडर डार्वोनिकोव को यूक्रेन युद्ध की बागडोर सौंपी गई है। यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में इस साल अनुमानित रूप से 45.1% की गिरावट आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जंग में अब तक 1793 नागरिकों की मौत हो गई है, वहीं 2439 लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि इस साल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग आधी हो चुकी है। 10 अप्रैल की जारी रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 45% से ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आपको इस संदर्भ में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।